जल्दी चलो भाई, जल्दी चलो, जल्दी चलो भाई, जल्दी चलो। अरे जल्दी चलो भाई, जल्दी चलो। डॉक्टर साहब। कौन है, क्या चाहिए? डॉक्टर साहब, मेरा लड़का कई दिनों से बीमार है। कल सवेरे आओ, कल सवेरे। हम इस वक्त मरीज को नहीं देखते। दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा। हुजूर 4 दिन से आंखें नहीं खोली हैं सरकार। सुना नहीं, कल सवेरे आओ, कल सवेरे। यह हमारे खेलने का समय है। हुजूर एक निगाह देख ले, बस एक निगाह, लड़का हाथ से चला जाएगा। हुजूर 7 लड़कों में यही एक बच रहा है। हुजूर हम दोनों आदमी रो रो मर जाएंगे सरकार। अजी देख लीजिए ना, बहुत गिड़गिड़ा रहा है बेचारा। ऐसे उजड़ देहाती यहाँ रोज आया करते हैं। कोई कितना ही कुछ कहे, पर वे अपनी ही रट लगाए रहते हैं। किसी की सुनेंगे ही नहीं। तुम अपना काम से काम रखो, मैं इन्हें देख लूंगा। सरकार बड़ा कल्याण होगा, हुजूर दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूँ, संसार में कोई नहीं है बाबूजी। कल सवेरे आना, कल सवेरे। सभ्य समाज इतना निर्मम, इतना कठोर है कि अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी के जान की भी परवाह नहीं करता। चलो कहारो, यहाँ से चलो। अरे बेटा उठ, बेटा उठ जा, उठ जाना बेटा, उठ। उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी जीवन लीला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया। बूढ़े माँ बाप का जीवन का यही एक आधार था, वह उसी का मुंह देखकर जीते थे। इधर कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया। संध्या का समय था। हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थीं। शहर के रईसजादे एक तरफ, कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। बिजली के प्रकाश में सारा मैदान जगमगा रहा था। आमोद प्रमोद का सामान जमा था। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। अच्छा यह तो बताए, आपका बेटा हुआ कितने साल का है, 16 या 17? नहीं नहीं बहन जी, वह तो पूरे 20 साल का हो गया है। आज उसकी 20वीं सालगिरह है। अच्छा उसे बुलाएं, देखा नहीं बहुत देर से। ठीक है, उसे बुलाते हैं। कैलाश जरा 1 मिनट को इधर आना। लीजिए, कैलाश भी आ गया। बेटा राय साहब को तो तुम जानते ही हो। राय साहब ने कहा, यह भी तो आपकी तरह ही डॉक्टर बनेगा और आपका नाम रोशन करेगा। तब डॉक्टर चड्ढा ने कहा, राय साहब यह जनाब डॉक्टर नहीं बनना चाहते, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। बेटे की जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई डॉक्टर साहब। कमाल है भाई, कमाल है। वक्त कितनी तेजी से भागता है, मानना पड़ेगा डॉक्टर साहब। लगभग 22-23 साल से आपको जानता हूँ, जैसे दिखते थे वैसे ही हैं। एक हमें देखिए, बाल सफेद हो रहे हैं और दांत गिरने के लिए तैयार है। धन्यवाद धन्यवाद। बस संयमित आहार, हल्की फुल्की वर्जिश और समय की पाबंदी। डॉक्टर साहब आपकी समय की पाबंदी के तो हम भी कायल हैं। मानो घड़ी देखकर काम करते हैं। करते हैं जी, करते हैं, घड़ी देखकर ही करते हैं। इतने सालों में तो मैं भी इनके रंग में रंग गई हूँ। मृणालिनी कैलाश से कहती है, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ हैं? जरा मुझे दिखा दो। कैलाश ने कहा, मृणालिनी इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। जी नहीं, मुझे दिखाना पड़ेगा। मैं आज नहीं मानने वाली हूँ। तुम रोज कल कल करते हो। कैलाश ने कहा, कल जरूर दिखा दूंगा। मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे और एक दूसरे से प्रेम करते थे। कैलाश को सांपों को पालने, उनको नचाने का शौक था। उसने तरह तरह के सांप पाल रखे थे। यह विद्या उसने एक बूढ़े सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटी जमा करने और उनके बारे में जानकारी रखने का भी उसे ज्ञान था। इसी कारण मृणालिनी उससे सांप देखने की जिद कर रही थी। मित्र मंडली उन्हें छेड़ते हुए कहती है कि जरा सी बात के लिए टालमटोल कर रहे हो, ये तो बेचारी सीधी है। दूसरा कोई होता तो नाराज हो जाता और बात करना भी छोड़ देता। उसकी बात सुनकर कैलाश कहता है कि कौन कहता है कि मैं दिखाना नहीं चाहता? आप लोग तैयार हो जाएं। कैलाश ने बीन बजाना शुरू किया और सांपों को निकालने लगा। एक एक करके सांप बाहर आने लगे।
किसी को वह गर्दन में लेता और किसी को पकड़कर दिखाता। वह कह रहा था कि देखो यह 2 मुँहा सांप है। फिर उसके मित्र कहते यह तो एक मुंह वाला ही लग रहा है, इसका दूसरा मुंह कहाँ है। फिर किसी ने तंज किया, अरे दांत तोड़ डाले होंगे तभी तो दिखा रहा है। कैलाश कहता है, नहीं साहब, आप आँख से देखकर मानिए, दांत तोड़कर वश में किया तो क्या। सांप बड़ा समझदार होता है, अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई हानि न पहुंचेगी तो वो उसे हरगिज ना काटेगा। नहीं नहीं कैलाश, रहने दो, मुझे नहीं देखना। चलो गाना सुनते हैं, मैं भी आज गाना गाऊंगी। चलो ये सब बंद करो, चलो चलो यहाँ से चलो। जिन सज्जनों को शक हो आकर देख ले, आया विश्वास या अब भी कुछ शक है। सांप के दांत दिखाने के जोश में कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़ जोर से दबाई। इतनी जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया, देह की सारी नसें तन गईं। सांप ने सोचा शायद यह मुझे कुछ नुकसान पहुंचाना चाहता है। कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली करके नीचे रखना चाहा, लेकिन सांप बहुत क्रोधित था। उसने झट से कैलाश को काट लिया। कैलाश अपने मित्रों से कहने लगा कि जल्दी से जड़ी पीस के ले आओ, और कोई जड़ी पीसने लगा। तभी वहाँ कोहराम मच गया। डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी दौड़ते हुए सब लोग कैलाश की तरफ आए। डॉक्टर साहब ने कहा, जड़ी फड़ी छोड़ो, मैंने सर्जरी का सामान मंगवाया है। मैं अभी नस्तर लगाकर सारा जहर निकाल देता हूँ। कैलाश ने कहा, नश्तर नहीं बाबा, जड़ी ठीक है। देखो बेटा, जिद मत करो, मैं अभी नश्तर लगाकर सारा जहर। कैलाश ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, नहीं बाबा, गेहुआ था, इसका इलाज सिर्फ जड़ी है। मृणालिनी ने उसे लेप लगाया, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हो रहा था। वह चक्कर खाने लगा और उसकी आंखें भी बंद होने लगी। सब लोग रोने लगे। जब डॉक्टर चड्ढा ने हाल पूछा तो वह जवाब कुछ भी नहीं दे पाया और हाथ से इशारा किया। कैलाश की हालत देखकर मृणालिनी रोने लगी और बोली, क्या जड़ी कुछ नहीं कर पाएगा? तब डॉक्टर साहब ने निराश होते हुए कहा, अब तो नस्तर भी कुछ नहीं कर पाएगा। आधे घंटे तक यही दशा रही। जैसे जैसे समय बीत रहा था उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी, और एक समय ऐसा आया कि सब लोग निराश हो गए। उसकी आंखें पथरा गई, चेहरा कांतिहीन हो गया। माँ तो रो रो कर बेसुध हो रही थी, उसे तो चक्कर ही आने लगे। आए हुए मेहमान आपस में बातें करने लगे कि किसी झाड़ फूक वाले को बुलाते हैं, वह अद्भुत शक्ति के मालिक होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो कब्र में से भी लोगों को जिंदा कर देते हैं। बुलाइए, ईश्वर के लिए किसी को बुलाए, मेरा सब कुछ ले ले, मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैरों में रख दूंगा, बस मेरे बच्चे को बचा ले। एक महाशय का किसी झाड़ने वाले से परिचय था। वह दौड़कर उसे बुला लाए। आइए बाबा आइए, मेरे बच्चे को जिला दीजिए, मैं आपका घर सोने से भर दूंगा, बस मेरा बच्चा जी जाए। देखो मत बाबा, बस मंत्र चलाओ। मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत न पड़ी। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था हो चुका। तब डॉक्टर चड्ढा ने कहा, अरे मनहूस, यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ नहीं होना था हो चुका, और जो कुछ होना था वह कहाँ हुआ है? अभी माँ बाप ने अपने बेटे का सेहरा कहाँ देखा है? अभी मैंने अपने पोते पोतियों को कहाँ खिलाया है? कैलाश। शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। उन्हें न तो किसी ने हंसते देखा था और न ही रोते। रोने हंसने के लिए उनके पास समय कहाँ था, सारा समय जीवित रहने में ही कट जाता था। तभी किसी के आने की आहट हुई। एक आदमी आया और उसने कहा, भगत भगत क्या सो गए? जरा किवाड़ खोलो, कुछ सुना डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया। चड्ढा बाबू के लड़के को? वही चड्ढा बाबू ना जो छावनी में बंगले में रहते हैं? हाँ हाँ वही, शहर में हल्ला मचा हुआ है, जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। मैं नहीं जाता, मेरी बला जाए। वही चड्ढा है, खूब जानता हूँ, भैया को लेकर उन्हीं के पास गया था।
खेलने जा रहे थे, पैरों पर गिर पड़ा कि एक नजर देख लीजिए, मगर सीधे मुंह से बात तक ना की। भगवान बैठे सुन रहे थे। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। कई लड़के हैं। नहीं, यही तो एक लड़का था, सबने जवाब दे दिया है। भगवान बड़ा कारसाज है। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया न आई थी। मैं तो उनके द्वार पर होता तो भी बात ना पूछता। तो ना जाओगे? हमने तो जो सुना था वही कह दिया। अच्छा किया, कलेजा ठंडा हो गया, आंखें ठंडी हो गई, लड़का भी ठंडा हो गया होगा। तुम जाओ, अब चैन की नींद सोऊंगा। जरा तंबाकू ले लूं, एक चिलम और पीऊंगा। अब मालूम होगा लाला को, सारी सहाबी निकल जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा? लड़के के मर जाने से कुछ राज तो नहीं चला गया। जहाँ 6 बच्चे गए थे वहाँ एक और चला गया। तुम्हारा तो राज सुना हो जाएगा। उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा कर जोड़ा था ना। अब क्या करोगे? एक बार देखने जाऊंगा, पर कुछ दिन बाद। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात गए जाड़े पाले में कौन जाएगा? अरे दोपहर ही होता तो भी न जाता, सवारी दरवाजे पे लेने आती तो भी न जाता। भूल नहीं गया हूँ पन्ना की सूरत, आज भी आंखों में फिर रही है। इसी निर्दयी ने उसे एक नजर देखा तक नहीं। क्या मैं न जानता था कि वह नहीं बचेगा? खूब जानता था। चड्ढा भगवान नहीं थे कि एक निगाह देख लेने से उनके अमृत बरस जाता। भगत के लिए जीवन में यह पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर वह बैठा रह गया हो। 80 वर्ष के जीवन में ऐसा कभी न हुआ था कि सांप की खबर पाकर वह दौड़ न गया हो। सैकड़ों निराशों को उसके मंत्रों ने जीवन दान दे दिया था, पर वह आज घर से कदम नहीं निकाल सका। यह खबर सुनकर सोने जा रहा है, लेकिन उसका मन उसे कचोट रहा था। वह धीरे से उठता है। बुढ़िया ने कहा, कहाँ जा रहे हो? भगत ने कहा, जाऊंगा कहाँ, समय देख रहा था कि कितना बजा है, नींद नहीं आ रही है। तब बुढ़िया कहती है, आएगी भी कैसे, मन तो चड्ढा के यहाँ लगा हुआ है। अरे नहीं री, मैं उसके यहाँ नहीं जाने वाला। फिर वह आकर सो गया। थोड़ी देर बाद जब वह बुढ़िया सो गई, फिर भगत कुछ देर बाद चुपके से उठा। बाहर चौकीदार गश्त लगा रहा था। देखते ही बोला, कैसे उठे भगत? आज तो बड़ी सर्दी है, कहीं जा रहे हो क्या? भगत ने कहा, नहीं जी, जाऊंगा कहाँ, देखता था कितनी रात है। भला कै बजे होंगे? चौकीदार बोला, 1 बजा होगा। और क्या? अभी थाने से आ रहा था तो डॉक्टर चड्ढा के बंगले पर भीड़ लगी हुई थी। उनके लड़के का हाल तो तुमने सुना ही होगा, कीड़े ने छू लिया है, चाहे मर भी गया हो। तुम चले जाओ तो शायद बच जाए। सुना है 10,000 देने को तैयार हैं। भगत, मैं तो न जाऊं, चाहे वह 10 लाख भी दें। मुझे 10,000 या 10 लाख लेकर क्या करना है? कल मर जाऊंगा, फिर कौन भोगने वाला बैठा हुआ है? चौकीदार चला गया। भगत ने आगे पैर बढ़ाया। जैसे नशे में आदमी की देह अपने काबू में नहीं रहती, पैर कहीं रखता है, पड़ता कहीं है, कहता कुछ है, जवाब कुछ निकलता है। यही हाल इस समय भगत का था। भगत के मन में अंतर्द्वंद चल रहा था। वह सोच रहा था, जाऊं या ना जाऊं। चड्ढा का लड़का मरे मेरी बला से, उसने कौन सा अच्छा सलूक किया मेरे साथ। फिर वह कहता है कि मैं झाड़ फूक करने थोड़ी न जा रहा हूँ। वह तो देखेगा कि लोग क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का रोना पीटना देखेगा कि किस तरह पछाड़ खाते हैं। वह देखेगा कि बड़े लोग भी छोटों जैसा रोते हैं या सब्र कर जाते हैं। इतने में 2 आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें कर रहे थे। चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया, वही तो एक लड़का था। यह सुन भगत की चाल और भी तेज हो गई। वह लगभग 10 मिनट तक तेज कदमों से चला कि उसे फिर चड्ढा का घर नजर आ गया। कहीं मैंने आने में देर तो नहीं कर दी? बाबूजी, बाबूजी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। फिर कभी आना बाबा, हमारे ऊपर तो ऐसी मुसीबत आन पड़ी है कि शायद महीने भर किसी मरीज को नहीं देख पाऊंगा। सुन चुका हूँ, इसलिए तो यहाँ आया। भैया कहाँ है? जरा मुझे दिखा दीजिए।
भगवान बड़ा कारसाज है। अब तो 2-4 घंटे बीत चुके हैं। बाबा, जो होना था हो चुका है। आओ तुम भी चल कर देखो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, आप नाहक दिल छोटा कर रहे हैं। नारायण की इच्छा हुई तो भैया आधे घंटे में उठ बैठेंगे। आप कहारों से कहिए कि पानी लाए और भैया को खुली जगह पर ले चलिए। कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू किया। न जाने कितने घड़े पानी उसके ऊपर डाले गए और भगत मुस्कुरा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था, मानो विजय उसके सामने खड़ी थी। जब मंत्र समाप्त हो जाता तब वह एक जड़ी कैलाश को सुखा देता। आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गईं। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पीने के लिए पानी मांगा। डॉक्टर साहब ने दौड़कर नारायणी को गले लगा लिया। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों में गिर पड़ी। पल भर में सारा ही माहौल बदल गया। सभी डॉक्टर साहब को बधाई देने लगे। बधाई हो डॉक्टर साहब, बधाई हो, बधाई हो डॉक्टर साहब, बधाई हो। फिर थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर साहब ने भगत को ढूंढने की कोशिश की, वह कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने कहा कि भगत जी कहाँ चला गया? बाबा जी कहाँ है? हाँ, बाबा जी कहाँ चले गए? मैं भी उन्हें ढूंढ रही हूँ, कहीं दिखाई नहीं देते। मैंने सारे घर में ढूंढ लिया पर मिले नहीं। अरे मैं तो घर में जितनी नकदी थी और कुछ जेवर भी लेके आई थी कि उन्हें दूंगी। वह लेते नहीं जो एक चिलम तंबाकू का भी रवादार न हुआ। वह भला तुम्हारे गहने लेकर क्या करता? मगर क्यों? रात में मैं उसे पहचान नहीं पाया। अब मुझे याद आ रहा है, कई बरस पहले यह एक बीमार बच्चे को लेकर आया था। मैं गोल्फ खेलने जा रहा था और तब मैं बच्चे को देखने से मना कर दिया था। बहुत ऊंचे दर्जे का इंसान है वह और हम। मैं उसे खोज निकालूंगा और उसके पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वह कुछ लेगा नहीं, यह मैं जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा करने ही के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। यहाँ तो भगत की चारों ओर तलाश होने लगी और भगत लपका हुआ घर चला जा रहा था कि बुढ़िया के उठने के पहले पहुँच जाऊं।